यस सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया? ओके, स्क्रीन शेयर हो गया? यस सर। ओके, चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, देखते हैं। When you speak, you can smile, and the listener can see your smile. Regardless of your choice of words, the listener recognizes that you wish to be pleasant in conveying your message. मतलब जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग स्माइल करते हैं। जब हम लोग स्माइल करते हैं तो सामने वाला जो हमारी बात सुन रहा है, हमारी बात हमको देख रहा है बोलते हुए, वो अंदाजा लगा सकता है कि हम उसके सामने अच्छे होने का या उसको क्या बोलते हैं प्रेजेंटेबल दिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके सामने। ठीक है, यू कैन ऑल्सो वॉच योर लिसनर एंड चेंज योर अप्रोच। हम लोग उनको देख सकते हैं और उनका अप्रोच क्या बोलते हैं फेवरेबल है कि नहीं उसको बता सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, बेसिकली उनसे मतलब एक रिलेशन जोड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। A person reading a letter cannot see your smile. एक इंसान जो आपका लेटर पढ़ रहा है वो आपका स्माइल नहीं देख सकता, या फिर आप जो जेस्चर बना रहे हो वो नहीं दे सकता। तो hear your voice और observe your gestures, जो कि मैंने अभी बोला कि जो इंसान मेरा लेटर पढ़ रहा है वो हम हंस रहे हैं कि नहीं देख सकता, रो रहे हैं कि नहीं देख सकता, क्या कर रहे हैं उसको नहीं समझ में आ रहा है। The message is complete when it leaves your hand. जब मैसेज कब कंप्लीट होता है? जब वो मेरे पास से चला जाता है, मतलब मेरा लिखना खत्म हो जाता है और हम उसको पोस्ट करते हैं। You can't change your approach if the reader reacts unfavorably. मतलब हम अपना अप्रोच जो हम बोलना चाहते हैं उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मेरा लेटर आपको पसंद नहीं आया, हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मैंने वही लिखा है कि नहीं? तो वही बोल रहे हैं कि मतलब जो पढ़ रहा है या जिसको लेटर भेजा गया है वो अगर नेगेटिवली रिएक्ट करे या ऑपोजिट रिएक्ट करे कि जैसा हम चाहते हैं उससे, तो हम अपने अप्रोच को चेंज नहीं कर सकते हैं। Thus there is need to draft a business letter very carefully. इसीलिए ये जो बिजनेस लेटर्स होते हैं इनको बहुत केयरफुली ड्राफ्ट किया जाता है और जाना चाहिए। अच्छा, इधर आ जाओ आप लोग। The essentials of a good business letter, मतलब क्या क्या एसेंशियल या इंपॉर्टेंट होता है एक प्रॉपर बिजनेस लेटर को ड्राफ्ट करने के लिए। चलो वो पता करते हैं। नंबर 1, लेटर हेड। Letterhead, along with the other printed materials like business cards and brochures, are visual representation of any business. Letterhead क्या होता है? Along with printed material, जो प्रिंट किया हुआ होता है एक लेटर पे, with business cards, मतलब मेरा बिजनेस का कार्ड, मान लो मेरा कंपनी एबीसी लिमिटेड, उसका कार्ड, एंड ब्रोशर्स, मतलब मेरे कंपनी का क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या क्या है, कब से है, क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वो सब कुछ लिखा होता है ब्रोशर्स में। तो ब्रोशर आर अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी बिजनेस। एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से? विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आंखों देखा। A letterhead is the printed stationery which carries the essential information about the company or the organization. ये जो letterhead होता है ये printed stationery होता है किस चीज का? Essential information कंपनी के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देने के लिए। किसको? जिसके पास ये जाता है। Since the first contact with the company is usually made through its letterhead, companies spend considerable time, effort and money on getting it designed. क्योंकि एक कहावत है, आप लोगों ने सबने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सुना है कि नहीं? यस सर, सुना है। सुना है ना? तो इसीलिए कंपनी को कैसे जानेंगे हम लोग? उसके फर्स्ट इंप्रेशन से, और वही फर्स्ट इंप्रेशन उसका लास्ट इंप्रेशन होगा। इसीलिए इसके पीछे कंपनी वाले अच्छा खासा टाइम, मेहनत और पैसा तीनों ही लगाते हैं। A letterhead generally carries a company logo, tagline, the name and address of the registered office, corporate office and the company.
मतलब इसके ऊपर क्या क्या दिया रहता है, डेट दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, नेम ऑफ द कंपनी दिया रहता है, कंपनी का जो टैगलाइन है, कंपनी का जो लोगो है, ये सब कुछ दिया हुआ रहता है। ऑफिस का डिटेल्स, हेड ऑफिस कहाँ पे, सब कुछ दिया हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल नोकिया, आप लोगों ने सबने नोकिया तो देखा है ना? अच्छा, नोकिया का लोगो क्या है? एक हाथ दूसरे हाथ को कनेक्ट कर रहा है, याद आ रहा है किसी को? इट्स काइंड ऑफ अ आगे का हैंडशेक। छोटे-छोटे फोन, हाँ सॉरी, आगे से छोटे-छोटे फोन है, कीपैड फोन है साइड ही होते हैं, वो उनको लगा। एग्जैक्टली। तो नोकिया याद आ रहा है ना आप लोगों को कि बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, मतलब मोरलेस एक हैंडशेक टाइप का था, एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़ रहे और उसका लोगो था वैसा। और साथ ही साथ नोकिया का क्या लिखा होता था, NOKIA, वो हो जाता था उसका सिंबल नोकिया का। और उसके टैगलाइन क्या होता था, नोकिया कनेक्टिंग पीपल, है ना? यस सर। तो वही चीज इधर बोला जा रहा है। और साथ ही साथ उसके लेटर हेड में क्या होगा, ऑफिस कहाँ पे है, कैसी है, सब कुछ दिया हुआ होगा, है ना? तो इसी चीज के बारे में बोला जा रहा है। अ लेटर हेड जनरली कैरीज द कंपनी लोगो, टैगलाइन ही तो बोला। अच्छा, ऑफिस कंपनी आइडेंटिटी नंबर, अच्छा हाँ, उसमें और क्या क्या रहता है देखो, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर यानी CIN नंबर। इस चीज को आप लोग दिमाग में रखना। अगर क्वेश्चन ऐसा आए कभी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIN, ऐसा दे सकते हैं MCQ में, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिया, तो आप लोग हमेशा इसको याद रखना, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर CIN, ठीक है? यस सर। एंड इट्स कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड वेबसाइट, ईमेल एड्रेस ऑफ द कंपनी, ये सब कुछ दिया हुआ रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ। Sometimes the letterhead carries the addresses of the various offices of the company, like in case of bank. The letterhead of the branch office carries the branch office address and contact details. मतलब अगर पर्टिकुलरली ब्रांच ऑफिस का ब्रोशर आप लोगे किसी बैंक का, तो उसमें ब्रांच ऑफिस का एड्रेस और डिटेल्स होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा। लेकिन अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल SBI का एज अ होल आप ले रहे हो, तो कहाँ कहाँ पे ऑफिस है, क्या है, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल, वो आपको मिल जाएगा सारा डिटेल्स। एम आई क्लियर? तो क्या क्या हम लोग को पता चला, क्या क्या लेटर हेड में। सबको एक छोटा सा नोट बनाओ कॉपी में अपने, सब कोई कॉपी पेन लेके बैठते हो ना आप लोग क्लास के टाइम पे? सबको ही जवाब दो, चलो एक एक करके। यस सर। चलो ओके, संपद लेके बैठते हैं, Yes, व्हाट sir. अबाउट द अदर्स? हाँ नेक्स्ट, बाकी लोग सिर्फ 2 ही जन कॉपी पेन लेके बैठते हैं। चलो जल्दी जल्दी अपना कॉपी पेन निकालो and write this down. A letterhead generally carries, what are the things? Number 1, company logo. Number 2, tagline. Number 3, name and address of registered office and corporate office. Number 4, corporate identity number यानी CIN. नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट नंबर्स या कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसको बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईमेल एड्रेस ऑफ द कंपनी। सबने कॉपी कर लिया? यस ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, रेफरेंस नंबर। अ रेफरेंस नंबर हेल्प्स अस इन रिट्रीविंग द लेटर एट द लेटर स्टेज। रेफरेंस नंबर क्या करता है, मान लो अगर हम आज संपद को लेटर लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कि संपद तुम क्लास में पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम क्लास में अटेंशन नहीं दे रहे हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिख रहे हैं, और ऊपर हम दे देते हैं रेफरेंस नंबर में 1, देके हम संपद को भेज देते हैं। फिर वो मुझे उसका रिप्लाई देता है, आई एम सॉरी सर, मेरा ऐसा हो गया, आपके रेफरेंस नंबर 1 के रिप्लाई में हम ये लिख रहे हैं
कि मुझसे ये गलती हो गई, अब से हम क्लास में मन लगाएंगे। एंड फिर अचानक से देखते हैं एग्जाम में संपत ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, एंड देन ही कम्स बैक, मुझे एक लेटर लिखता है उसके हिसाब से, एंड ही राइट, थैंक यू सर, आपने मेरे को उस समय डांटा था, नहीं तो हम पढ़ाई नहीं करते और इस टाइम पे हम फेल हो चुके होते। आपने मुझे डांटा था तो मेरे को याद आया कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं, मैंने कब डांटा था? हम ऐसे पूछ सकते हैं, हो ही सकता है ना हम भूल गए मैंने उसको डांटा था, हो सकता है कि नहीं, हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं ना। हाँ सर। तो अगर ऐसे भूल गए तो बोलेगा, ये तो सर देखिए रेफरेंस नंबर मैंने दिया हुआ है, उधर लिखा हुआ होगा विद अकॉर्डिंग्स टू योर रेफरेंस नंबर 1, लेटर विद रेफरेंस नंबर 1। तब मेरे को अच्छा, मैंने उसको एक रेफरेंस नंबर लेटर भेजा था जिसमें रेफरेंस नंबर 1 था। तो हम अचानक से उसको खोल के देखेंगे ऑनलाइन कि मैंने ये भेजा था, अरे मैंने तो इसमें इसको बेचारे को डांटा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा था उस टाइम पे, तब मेरे को याद आएगा। तो पुराने कोई भी लेटर हो तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। रेफरेंस नंबर ये हेल्प करते हैं हम लोग को एक ट्रैक रखने पे। ओके, इट में कंटेन द इनिशियल्स ऑफ द लेटर राइटर। इनिशियल्स यानी नाम के इनिशियल्स, जैसे मेरा नाम है रौनक रुंगटा तो हम आर आर दे सकते हैं। देखो क्लास में 2 रौनक हैं, हम है रौनक रुंगटा और एक जन है रौनक सिंह। अब कौन से रौनक ने लेटर लिखा है कैसे समझ में आएगा? अगर मेरे नाम का इनिशियल होगा आर आर तो आप समझ जाओगे अच्छा ये रौनक सर ने या रौनक भैया ने जो आप मेरे को बोलते हो लिखा है, आर आर है उसमें। अगर उधर आर एस लिखा हुआ होगा तब आप अच्छा ये तो हम लोगों का दोस्त रौनक सिंह है, हो ही सकता है ना सर। तो ये इनिशियल्स लगाने से ये हेल्प भी होता है। The department from which the letter originates and the distinctive number allotted to it. किस डिपार्टमेंट से लेटर ओरिजिनेट हुआ था या बना था या लिखा गया था, और उसका एक यूनिक नंबर या डिस्टिंक्टिव नंबर जो उसको बाकी नंबर से अलग करता है, वो क्या है, वो क्या दिया गया है, वो उसे रेफरेंस नंबर कहा जाता है। It is for an organization to decide what the contents of the reference number should be. ये reference number organization decide करता है। सबको समझ में आया? यस सर। ओके यस सर। ओके, आज क्लास में 2-3 जन ही जवाब दे रहे हैं, बाकी सबको ही है लेकिन बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। व्हाट अबाउट स्नेहेश, रौनक, प्रताप, व्हाट हैपेंड टू यू गाइस? सबको एक एक करके जवाब दो, तब तो मुझे समझ में आएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेट। द डेट मस्ट बी रिटन इन फुल विदाउट एब्रीविएटिंग द नेम ऑफ द मंथ। मतलब डेट फुल लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/6/2019 यानी 1 June 2019 may be preferable by written as क्या बोले 1 June 2019 ऐसे लिखते हैं लोग। This removes the possibility of any misunderstanding as the Americans are likely to read the date given in numericals as 6th of January 2019। अमेरिकन्स लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 Jan 2019, उनके लिए ऐसा होता है। मतलब बहुत टाइम पे क्या होता है, हम लोगों का फॉर्मेट यूजुअली क्या होता है, फॉर्मेट हमेशा ऐसा होता है ना, हम लोगों का इंडियन सिस्टम में हम लोग ज्यादा करके ऐसे लिखते हैं। यानी उधर क्या एग्जांपल दिया था, 1 June 2019। ये था ना उनका एग्जाम्पल। लेकिन अमेरिकन फॉर्मेट में वो लोग ऐसे भी करते हैं।
यानी मंथ मंथ, डे डे, ईयर 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 ईयर। तो इसको वो लोग, हम लोग ये लिखे हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता है, 1 जून 2019। वो लोग अगर लिखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। सॉरी, তো এটা কি করে হবে স্যার? মান্থ তো 6 হবে, জুন তো মান্থ। आई एम टेलिंग यू, वेट। ये देखो इंडियन फॉर्मेट में क्या हो रहा है हम लोगों के, देखो इंडियन फॉर्मेट में क्या हो रहा है, हम लोग यूजुअली डे डे, मंथ मंथ, ईयर 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 इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो इधर इधर एक एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल क्या है, 01062019, यानी डे डे के नीचे है 01, यानी फर्स्ट डे ऑफ विच मंथ, जून, ईयर क्या है 2019। लेकिन अमेरिकन फॉर्मेट में वो लोग इसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग इसको भी फॉलो करते हैं। यानी हम लोगों का जैसे डे डे, मंथ मंथ, ईयर 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 है, उनका मंथ मंथ, डे डे, ईयर 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 भी होता है। तो इसी चीज को अगर हम पूरा इस फॉर्मेट में ले आए, यानी मंथ मंथ, डे डे, ईयर ईयर में, तो 01 मंथ मंथ में आ जाएगा ना, डे डे की जगह पे, तो मंथ मंथ में 01 आ जाएगा। तो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर क्या होता है, जनवरी, है कि नहीं? समझ में आ रहा है किसी को? না স্যার, এইখানটাতে মতো ঢুকবে না। फिर से समझाते हैं। স্যার মাইকটা খারাপ হয়ে গেছিল আমার, নিউ মাইকটা চেঞ্জ করলাম ওই জন্য মাইক অন ये করতে इंडिया है, পারছিলাম না। ये अमेरिका है, ठीक है। हम लोग कैसे डेट पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डे, मंथ, ईयर। इसको ही हम लोग बोलते हैं डे डे, मंथ मंथ, ईयर 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 ईयर, है कि नहीं? इतना क्लियर है? यस सर। अमेरिकन लोग इस फॉर्मेट को भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो लोग एक और फॉर्मेट फॉलो करते हैं। वो लोग ऐसे पढ़ते हैं, मंथ, डे, ईयर, यानी मंथ मंथ, डे डे, ईयर 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 ईयर। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ओके, चलो अब देखते हैं खेल। अगर हम डे डे में आते हैं तो हम, मेरा क्या डेट था, 01 01062019। 2019। इधर भी वही लिखते हैं 01062019। अगर हम इंडियन फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 1 जून 2019 আর ওটা হবে জুন 1 2019। हाँ, मंथ के नीचे 1 आ गया ना, फर्स्ट मंथ क्या होता है, जनवरी। एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट। ये इधर चला जा रहा है, अच्छा जनवरी 6 2019। एग्जैक्टली, समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? दिस इज माय पॉइंट। अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, सॉरी थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, आप लोग समझ लेना।
अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, हाँ, तो फिर इस फॉर्मेट में लिखने से इंडियन सिस्टम में तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि हम लेटर इंडिया में ही भेजेंगे हमेशा। हम तो अमेरिका में भी भेज सकते हैं इंडिया से, है कि नहीं? मान लो मेरा ऑफिस इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, हम मान लो अमेरिका में भेजे। अब भेजने से क्या हो गया, अगर वो लोग ये वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो फिर वो क्या बन जाएगा, 01/06/2019। तो उनको ये क्या लगेगा, मैंने कब भेजा था लेटर, उनको लगेगा मैंने 6 जनवरी 2019 को भेजा, जबकि मैंने भेजा है 1 जून 2019 को। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ओके यस सर। यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए डेट को हमेशा क्लियरली लिखना जरूरी है। नेक्स्ट है, वैसे ये गलत फॉर्मेट नहीं है, अगर आप ऐसे भी लिखते हो, ये जो आप इस फॉर्मेट में भी अगर लिखते हो डे मंथ मंथ ईयर 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 ईयर, यानी 1 जून ऐसे लिखते हो 1/6/19, ये भी गलत नहीं है, इसके लिए कोई তাহলে आपको স্যার गलत। এইটা যেটা বলছেন এটা তো ইন্ডিয়ান আর ওটা আমেরিকান, মানে আদার্স যে সব কান্ট্রি মানে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে কি আদার্স কোনো ফরম্যাট আছে ওদের নাকি সেম এরকম? मोरलेस हम एक बात बोलते चलो, मोरलेस ये फॉर्मेट को ही फॉलो किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज एक्सेप्टेबल, डे मंथ मंथ ईयर 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 ईयर, दिस फॉर्मेट इज एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन देयर इज अ लेकिन क्या, हर देश अपने हिसाब से फॉर्मेट को बदल भी सकता है। कल को अगर इंडिया बोले हम ऐसे लिखेंगे ईयर 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 ईयर, फिर डे फिर मंथ मंथ, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही है। अगर अमेरिका बोलता है कि हम मंथ मंथ डे ईयर 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 ऐसे लिखेंगे, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इस फॉर्मेट में। जो चीज कंफ्यूजन क्रिएट करे उसके लिए प्रॉब्लम है ना, ये लिखोगे तो सही हो, आपको कोई गलत बोल नहीं सकता है, लेकिन फॉर्मेट हर कंट्री अपने हिसाब से डेकोरेट कर लेगा, मतलब समझ लेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे लिखते हैं इंडिया में 1/6/2019, इसका मतलब इंडिया में क्या हो रहा है, 1 जून 2019। अगर मान लो यूरोप में बोला है, ये इंडिया का फॉर्मेट है, ये यूरोप का फॉर्मेट है, और ये अमेरिका फॉर्मेट है, तो यूरोप में क्या हो जाएगा 2019 01/06 01 डे, हाँ, और मंथ 06 जून। जून। लेकिन अगर इधर तो चलो हो गया, इधर जब होगा तो वो चीज अमेरिका में जाने से क्या बन जाएगी, देखो इसका फॉर्मेट थोड़ा ऐसा है, मंथ पहले आ जाने की वजह से इसका फॉर्मेट ही ऐसा हो जाएगा कि 6 जन बन जाएगा, 1 जून 6 जन 19। इसीलिए जिससे इतना कंफ्यूजन ना हो, इससे कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं आप लोगों को सबको? हाँ सर। यस सर। हो रहा है ना, जिससे ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए बोला जा रहा है कि इस फॉर्मेट में जितना हो सके लिखना अवॉइड करो, बल्कि इसकी जगह पे, ऑल्दो ये गलत नहीं है ये सही, लेकिन फिर भी जिससे कंफ्यूजन ना हो इस फॉर्मेट में लिखो 1 जून 2019 ऐसे लिखो, तो इसमें कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बट इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं हो सकता। समझ में आया क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम? यस। ओके, चलो नेक्स्ट है, देखो स्पेशल मार्किंग्स। अ फ्यू स्पेसेस बिलो द डेट one may show special markings such as confidential, airmail, through registered post,
or courier or speed post, etc. When the contents of the letter are confidential, then care should be taken to superscribe the envelope along with the same. आप लोग जब बोर्ड्स एग्जाम देने जाते थे, बोर्ड्स का एग्जाम, आप लोगों को याद है कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता था? হ্যাঁ স্যার, এটা খামের মধ্যে एक ऐसा एनवलप होता था, याद आ रहा है क्या सबको? হ্যাঁ স্যার, এটা বড় খামের মধ্যে ऐसा ঢোকানো। एक एनवलप होता था और इधर पे एक क्या बोलते सील किया होता था, है ना, ऐसे सील किया हुआ होता था जिससे नाक खोला जा सके, और इसके ऊपर ऐसे लिखा होता था, इधर स्पेस नहीं होगा इसलिए हम ऐसे लिख दें, कॉन्फिडेंशियल पूरा नहीं लिख पा रहे हैं हम, इधर स्पेस नहीं होगा बोल के, लेकिन इधर कॉन्फिडेंशियल लिखा होता था, है कि नहीं होता था कि नहीं, याद करो। হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. क्यों होता था? जिससे कोई इस सील को तोड़ के घुस ना सके। कॉन्फिडेंशियल मतलब जिसका नाम लिखा होगा, जिसका नाम लिखा होगा उसके हाथ में ही ये दिया जाएगा, उसी का साइन लिया जाएगा, और साथ ही साथ सिर्फ वही इंसान जिससे इसको खोल पाए। यही चीज ये लोग भी बोल रहे हैं, देखो कि स्पेशल मार्किंग्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो कॉन्फिडेंशियल है, एक है एयर मेल, यानी जो एरोप्लेन के थ्रू भेजा गया, एयर मेल, हवा से गया ना तो एयर मेल हुआ। थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट यानी जैसे इंडियन पोस्ट वगैरह, कोरियर डीटीडीसी वगैरह से भेजा गया कि नहीं, स्पीड पोस्ट इंडियन स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है, एटसेट्रा, ऐसी चीजें लिख सकते हैं। एक और चीज जो लिखी जा सकती है एटसेट्रा में, फ्रजाइल लिखा हुआ होता है बहुत चीजों पे, देखना फ्रजाइल, हैंडल विथ केयर। देखा है कभी आप लोगों ने कि ऐसा एनवेलप अच्छा। है और उस पे ऐसे लिखा हुआ होता है? फ्लिपकार्ट अमेजोन से कभी हम लोग का डिलीवरी आता है तो उस पे कभी कभी लिखा होता है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ग्लास का कोई सेट मंगवाया, हैंडल विथ केयर से लिखा होता है। फ्रजाइल, हैंडल विथ केयर, ऐसा लिखा हुआ होता है ना, वही चीज हम बोल रहे हैं। तो ये हो गए स्पेशल मार्किंग्स। फिर हो गए इनसाइड एड्रेस। द कंप्लीट नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज रिटन बिलो द स्पेशल मार्किंग्स, मतलब स्पेशल मार्किंग के नीचे लिखा जाता है। It must be ensured that the inside name and address is exactly the same as the used on the envelope. मतलब जो अंदर है वो बाहर वाले के साथ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो एनवलप के अंदर वाला नेम एंड एड्रेस एंड बाहर वाला नेम एंड एड्रेस अलग अलग है। देखा गया, मैंने बोला था संपद को लेटर लिख के भेजने के लिए, तो संपद ने अंदर अपना नाम लिख दिया संपद और अपना क्या बोलते हैं एड्रेस लिख दिया, और बाहर देखा गया कि एनवलप के कि क्या लिखा हुआ है, स्नेहेश ने भेजा है। तो फिर मेरे को कैसे समझ में आएगा कि किसने भेजा, संपद ने कि स्नेहेश ने? पता करने के लिए मुझे इनसाइड एड्रेस पता होना जरूरी है ना। तो अंदर और बाहर सेम नेम एंड सेम एड्रेस होना जरूरी है। किसके ऊपर? एनवलप के ऊपर। नेक्स्ट है अटेंशन लाइन। If the letter is addressed to a company or one of its departments, but the sender wishes to be dealt with by a particular individual, then an attention may be inserted either above or below the inside address. This may read like, for the attention of Mr. Harish Arora, manager, industrial credits. For example, हम दिखाते हैं। मान लो आज आप लोग सबको जो मेरे पास पढ़ रहे हो, आप लोग सबको ही क्लास के बाद एक डिसाइड करते हो कि हम लोग अपना एक कंपनी खोलेंगे और उसका नाम देंगे XYZ लिमिटेड, और इसके क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन है? स्नेहेश, संपत,
नेहा, रौनक, प्रताप, नमिता, सबका नाम लिखा ना? सबने मिलके एक कंपनी खोला XYZ लिमिटेड, और आप लोग क्या बेचते हो? प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप लोग सब प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बेचते हो। तो मैंने भी सोचो, मान लो कि हम, मेरा भी कंपनी है, मेरा कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, और हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली इधर से फॉर एग्जांपल स्नेहेश को जानते हैं, ठीक है? तो हम मान लो कि सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई पैकेजिंग डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई कुछ कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट सब देख रहे हैं। हम मान लो कि मुझे स्नेहेश का पर्टिकुलर अटेंशन ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे टू ड्रॉ द अटेंशन of Mr. Snehesh Moitro. डायरेक्टर, ऐसे ब्रैकेट में देख दे रहे हैं, सब मिलके किए तो डायरेक्टर है, मान लो डायरेक्टर XYZ लिमिटेड। तो हम लेटर में ऊपर किसी जगह पे लिख देंगे जहां पे आंख जाए सबकी, और उधर पर्टिकुलरली हम ये लिख देंगे टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ मिस्टर स्नेहेश मोइत्रो। समझ में आ रहा है अटेंशन किसको बोलते हैं? हाँ सर, यस सर। ओके, जाके देखो तो हाँ जाके उद्देश्य করে পাঠাবো শিখতে তার না। एग्जैक्टली, जिसको हम उद्देश्य करके या अपना मोटिव या गोल बना के भेज रहे हैं उसको। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन। The choice of a salutation depends on the formality of one who wishes to send the message. Basically क्या होता है, salutation यानी रिस्पेक्ट देना, है ना? हम किस तरीके से दे रहे हैं, देखो मैंने इधर क्या लिखा था, मिस्टर स्नेहेश, हाँ है सर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास्टर स्नेहेश। अगर लड़की होती इधर कोई तो मिस लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, मिस MS भी लिख सकते हैं, या फिर हम कोई क्या बोलते, शादीशुदा औरत होती तो क्या लिखते हैं, मिसेस लिखते हैं, है ना? तो इसी को बेसिकली रिस्पेक्ट देने को, मेरा रिस्पेक्ट देने के तरीके को क्या बोला जाता है, सैल्यूटेशन। तो ये भी होना बहुत जरूरी है। ये देखो, डियर मिस्टर, डियर सर मैम, डियर सर मैडम, ऐसे सारी चीजें दी हुई होती हैं। देखो नेक्स्ट है सब्जेक्ट हेडिंग, चलो समझा देते हैं। आप लोग लेटर जब लिखे हो, आप लोग देखे होगे इधर लिखा होता है सब्जेक्ट, कोई ऐसे भी लिखता है, कोई सब्जेक्ट को SUB भी लिखता है, कोई SUBJ भी लिखता है ना? कोई सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव भी लिखता है, कोई ऐसे भी लिखता है ना? तो ये सारे लेटर में सब्जेक्ट को मेंशन करना ही होता है। तो इसका क्या मतलब होता है बेसिकली, अगर हम सब्जेक्ट लिखते हैं इधर तो इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, जरूरी थोड़ी ना है आज मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल मान लो रिलायंस, ठीक है? आज मुझे रिलायंस में मिस्टर अंबानी को एक लेटर लिखना है। मिस्टर अंबानी के पास फ्री टाइम है मेरा लेटर पढ़ने के लिए? आप लोग बोलो। ना सर।
नहीं है, क्यों नहीं है? প্রথমত স্যার মানে আম্বানির মতো লোকেরা তো ফার্স্ট অফ অল ও তো ডিরেক্ট লেটারটা পড়বে না, প্রথমত ওর যারা কাজ করে স্টাফ ওরাই ফার্স্ট পড়বে। नहीं, सपोज मेरे को कोई कंप्लेन करना है, हम अंबानी जी को ही कंप्लेन करेंगे, मैंने दिमाग में डिसाइड कर लिया, हमने एड्रेस में भी लिख दिया डियर मिस्टर अंबानी। হ্যাঁ এবার এবার ডিপেন্ড করবে ম্যাম এই স্যার ওটা মানে কতটা মানে কত সাবজেক্টটা কতখানি ভ্যালুয়েবল তার উপর পুরোটা পড়বে কি পড়বে না সেটা। समवॉट यू आर राइट, नॉट टोटली। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरे पास टाइम हो या मेरे पास एनर्जी हो या मुझे मन हो तुम्हारा लेटर पढ़ने का। जितने बड़े इंसान उतना कम टाइम उतनी कम एनर्जी, है ना? तो बहुत टाइम पे क्या होता है, द होल लेटर में क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन, लाइक एनीथिंग, बॉडी, कंक्लूजन, ये टोटल चीज आती है ना किसी भी चीज में, चाहे वो लेटर हो, एसे हो, स्टोरी हो, कुछ भी हो, आर्टिकल हो, रिपोर्ट हो, हर चीज में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से कोई भी चीज बनती है, कोई भी राइटिंग, है कि नहीं? यस सर। तो अगर मेरे पास टाइम नहीं है इतना कुछ पढ़ने का तो हम सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सपोज मेरा कंप्लेंट लेटर है तो हम इधर लिखेंगे किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में, मान लो संपद एक रिलायंस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय है, मुझे उसके बारे में कंप्लेन करना है, हम इधर लिखेंगे कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर संपत, मान लो सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर रिलायंस, ऐसे लिख सकते हैं ना हम? यस सर। तो फिर सब्जेक्ट पढ़ के उनको समझ में आ जाएगा किस चीज के बारे में ये लेटर है, उनको ये पूरी चीज फिर से पूरी कहानी पढ़नी नहीं पड़ेगी, उनको बेसिकली समझ में आएगा अच्छा संपद है जिसने बदमाशी किया है कि नहीं? এবার স্যার কমপ্লেনটা মানে কিসের উপরে সেটাও তো মানে কমপ্লেন তো হাজার রকম कंप्लेन है, बेसिकली उनको समझ में आ जाएगा ना किस चीज के बारे না में। না अब কমপ্লেন पूरा হচ্ছে এটা लेटर বুঝতে पढ़ो, পেরে যাবে। पूरा लेटर पढ़ो, फिर समझ में आएगा अच्छा इस चीज को लेके एक महाभारत हो रही है या कहानी है इस चीज की, ऐसे वो मूल सब उद्देश्य नहीं। হচ্ছে কমপ্লেন। मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल है मेरा क्या, कंप्लेन करना। कमप्लेन एग्जैक्टली तो सब्जेक्ट हेडिंग में ये वो आता है, और साथ ही साथ इसके बाद क्या आता है, इंट्रोडक्शन, है ना? इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्या आता है, बॉडी, मेन बॉडी। इंट्रोडक्शन में একটা हम কোশ্চেন लोग ছিল, हाँ पूछो। মানে বলছি সাবজেক্ট আর অ্যাটেনশন লাইনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি হচ্ছে? যদি আমি ওটা এনভেলপের বাইরেও লিখে দিই মানে এই কমপ্লেনটা জানাচ্ছি, তো সাবজেক্ট আর অ্যাটেনশন লাইনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি হচ্ছে? बोल रहे हैं, मान लो हम सब्जेक्ट में हम स्नेहेश का सॉरी संपत का नाम देते हैं कि कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर संपत सेल्स मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है? सब्जेक्ट मुझे क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्ट मुझे क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्ट मुझे बताता है बेसिकली क्या, बोलो अभी बोला था, লেটারটা পার্ট অফ ডিপেন্ড the letter is about, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, या फिर पर्पस जिसको बोलते हैं लेटर लिखने का, या फिर रीजन,
ये है हम लोगों का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मीनिंग होता है पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, किस चीज के बारे में है लेटर, सब्जेक्ट मैटर क्या है, पर्पस क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है, ये दिखाता है सब्जेक्ट। और अटेंशन, ये मुझे लेटर किसको लिख रहे हैं हम? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। तो इधर अगर हम ऐसे लिख देते हैं, टू ड्रॉ the attention of Mr. Mukesh Ambani, Chairman, Reliance Industries। तो इसका मतलब क्या है? अटेंशन का मतलब आकर्षित करना या टू अट्रैक्ट। अटेंशन को अट्रैक्ट किया जाता है ना, समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट मतलब रीजन, अटेंशन मतलब अट्रैक्शन। These are two different things. This will tell me the reason why I am writing the letter. This will tell me the who I am writing the letter to. किसके नोटिस में लाने के लिए? মানে স্যার বলতে চাইছে অ্যাটেনশন মানে হচ্ছে মানে আমি যাকে পাঠাচ্ছি তার উপর ডিপেন্ড করছে অ্যাটেনশনটা। আর जाके সাবজেক্ট पाठाচ্ছি না, जाके पाठाচ্ছি is not the thing. अच्छा, ম্যাডাম বুঝতে পারি স্যার, সরি বুঝতে পারি। समझ में आया ना? फिर से हम हाँ, समझा हाँ, देते हैं। हाँ, जिन लोगों को बुझते नहीं समझ में आया उनके लिए समझा देते हैं। कैसे समझा? फॉर एग्जाम्पल मान लो, सिर्फ एग्जाम्पल पुट कर रहे हैं, कोई इसको पर्सनली मत लेना, ओके? आज फॉर एग्जाम्पल स्नेहेश ने सोचा है, स्नेहेश यू वोंट माइंड इफ आई यूज यू इन द एग्जाम्पल, राइट? यस सर। यू विल माइंड? विल यू माइंड? चलो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेहेश को कोई लड़की पसंद आ गई, ओके? उसको उसका अटेंशन ड्रॉ करना है, तो स्नेहेश ने अपना बेस्ट वाला कुर्ता निकाला एंड पहन लिया, एंड देन दे अटेंड अ पूजा फंक्शन, ओके? फॉर एग्जाम्पल मान लो सरस्वती पूजा, ठीक है? तो किस, ये क्या बोलते हैं, इसका सब्जेक्ट क्या था कुर्ता पहनने का? এই যে মেয়েটাকে পছন্দ করে সে অ্যাটেনশন দেওয়ার জন্য। মেয়েটার অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য। दैट वाज द रीजन फॉर वेयरिंग द कुर्ता। एंड अटेंशन किस चीज का हो गया? अटेंशन यानी वो लड़की नोटिस करे, इसलिए उसका अटेंशन पाने के लिए। अटेंशन उस लड़की का, पर्टिकुलर लड़की का पाना है, एंड सब्जेक्ट उसका अटेंशन पाने के लिए, उसको दिखाने के लिए। सी हाउ अट्रैक्टिव आई एम, आई लुक गुड। समझ में आया डिफरेंस? यस सर। हाँ सर। ओके, चलो इसके बाद क्या आता है? मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या लिखते हैं हम लोग? जितना भी हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, फिगर्स है, डेटा है, सब कुछ हम लोग बॉडी में लिखते हैं। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। बॉडी में बेसिकली एवरीथिंग आता है। इंट्रोडक्शन में किस चीज के बारे में लेटर है या ऐसे है या जो भी चीज लिख रहे हैं, किस चीज के बारे में है वो बोलते हैं हम लोग। लेकिन उससे रेलिवेंट जितना भी इंफॉर्मेशन और डेटा है, जितना भी नॉलेज उस चीज के बारे में मुझे है, उसको हम মানে যত ইন্ট্রোডাকশন ফ্যাক্টস যা আছে ওই সাবজেক্ট বিষয়ক সবটাই ওই बॉडी में आ जाता है। एग्जैक्टली। और मेन बॉडी का एक और पार्ट है। मेन बॉडी का बेसिकली 3 पार्ट होता है।
फर्स्ट पार्ट को क्या कहा जाता স্যার है? First- কনক্লুশনটা কি মেন বডির মধ্যেই আসে? हाँ उधर आ रहे हैं, जस्ट अ मिनट। फर्स्ट पार्ट को क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्शन। ইন্ট্রোডাকশন। सेकंड को बॉडी एंड थर्ड को कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन हम लोगों को बताता है व्हाट द लेटर इज अबाउट, या फिर द मैटर दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। या फिर जो मैटर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हम लोग को इंट्रोडक्शन बताता है। बॉडी हम लोग को क्या बताता है? টোটাল ফ্যাক্টস, ইন্ট্রোডাকশন, टोटल সাবজেক্ট फैक्ट्स, রিলেটেড ফ্যাক্টস, डेटा, যা যা প্রবলেম সেগুলো, इंफॉर्मेशन, সমস্ত প্রবলেম, एनालिसिस, इन शॉर्ट क्या होता है? इन शॉर्ट एवरी डिटेल, মানে সেটা হোল থিং অ্যাবাউট সাবজেক্ট। एग्जैक्टली एवरी डिटेल इज कवर्ड। सारा डिटेल्स बॉडी में आता है। एंड थर्ड पार्ट क्या होता है मेन बॉडी का? कंक्लूजन, यानी द वे टू एंड माय लेटर बाय प्रोवाइडिंग क्या क्या? फीडबैक, शायद सजेशन, স্যার মোরালটাও কি অ্যাড হয় এটাতে? एडवाइस, मोरल। हाँ मोरल भी बोल सकते हो, मॉरल भी ऐड होता है इसमें। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट इज द कंक्लूजन। ये सब कुछ आता है कंक्लूजन में। तो ये 3 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं किसी भी चीज के, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आपका एक पैराग्राफ हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, रिपोर्ट, एनीथिंग एनीथिंग। इंट्रोडक्शन में हम लोग सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करते हैं, किस चीज के बारे में बात करेंगे। बॉडी में हम लोग सब कुछ उसके बारे में बोलते हैं, बेसिकली उसके डिटेल्स में जाते हैं। एंड कंक्लूजन में उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि स्नेहेश ने कहा, या फिर हम लोग का आइडियाज जो है उसके बारे में, सजेशन जो है उसका, फीडबैक जो है, या फिर एडवाइस जो है, वो हम लोग कंक्लूजन में देते हैं। ये समझ में आया सबको? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু স্যার ধরুন Yes, কোনো sir. কিছুতে যদি আমি ব্যাংকে কোনো কিছু চিঠি দিলাম কি কোনো প্রবলেম হচ্ছে এবং সামথিং কোনো কিছু, হ্যাঁ, তাহলে তখন তো আমরা ব্যাংকের ওই বডিতে যখন লিখছি তখন তো আমরা ফার্স্টে তো আমরা নিজেদের পরিচয়টা তো দিই ওখানে, যে আমার এত इंट्रोडक्शन में Introduction এ তো हम ওটা ঢুকছে। लिखेंगे ना कि क्या बोलते हैं, मेरा कस्टमर आईडी वगैरह सब कुछ देंगे, हाँ, customer देके ID हम add लिखेंगे कि मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है, वो चीज हम लोग लिखेंगे। बॉडी में हम लोग बताएंगे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे, कैसे कैसे, कब कब हुई है, उसका डिटेल्स देंगे प्रॉब्लम का। और कंक्लूजन में उस प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करना चाहिए और कितनी जल्दी सॉल्व करना चाहिए, স্যার शायद সাবজেক্টের कैसे জায়গাতে তো সাবজেক্টের জায়গায় রেফারেন্স আইডি মানে ব্যাংক রিলেটেড রেফারেন্স আইডি দিলেই তো হয়ে যাবে। सब्जेक्ट में वो देने, सब्जेक्ट में यूजुअली रेफरेंस आईडी फट से नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस आईडी हो तो आप लोग सब्जेक्ट में वो भी दे सकते हो। हाँ ये सबके लिए क्लियर था? yes, sir. यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ओके, आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग बोल सकते हो कोई? কৃতজ্ঞতা জানানো বা সামথিং। क्या? सॉरी,
কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মানে লাস্ট যে পার্টটা আমরা নিজেদের লিখি। नहीं, in Is general, the meaning of the word compliment. ये सुना है ना, टू थिंग्स या टू पीपल या कोई भी दो चीज, दे गो हैंड इन हैंड, मतलब साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। মানে স্যার ওই পরিপূরক টাইপের, মানে একে बोल অপরের सकते हो, প্রতি। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बहुत टाइम पे आप लोग देखोगे और किसी होटल में जाके आप रुकोगे फॉर एग्जांपल कभी, तो उधर बोला जाता है बहुत से होटल्स में कि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मतलब आप जितना होटल का बिल पे कर रहे हो दैट इज कूल, बट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा, लेकिन उसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसको छोड़ के भी कॉम्प्लीमेंट्री बोलने से, हाउ मेनी ऑफ यू आर टी लवर्स हियर? कितने लोग चाय पीते हो? আমি স্যার। तो दो जन ही चाय पीते हैं, तो आप लोग बोलो चाय के साथ क्या जाता है? फॉर यू व्हाट इज चाय प्लस दैट वन थिंग विच इज इक्वल टू कॉफी। चाय, चाय के साथ कॉफी। तुम चाय कॉफी एक साथ पीते हो? बिस्कुट बिस्कुट बिस्किट, स्नैक्स, मतलब पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल मेरे को नूडल्स के साथ कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। आपको चाय के साथ क्या पसंद है, वैसे पूछते हैं। कोई ऐसे बोल सकता है कि चाय के साथ मुझे पकोड़ा पसंद है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फिटर्स, पकोड़े को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिटर्स, जिसको वेस्ट बंगाल में वेरी फेमस किस चीज का फिटर्स या पकोड़ा बनता है? आलू चॉप, बेगुनी, one more type of ডিমের ডেভিল, রাইট? ডিমের ডেভিল, পেঁয়াজি, পেঁয়াজি, অনেক কিছু আছে, মোচার চাও হয়, অনেক কিছু। so these are totally complementary। मतलब चाय को ये सब चीजें कॉम्प्लीमेंट करती है कि नहीं? आप लोग खिचड़ी खाते हो? खिचड़ी तो सब कोई खाते होंगे। না স্যার খাই না। আমি খাই। मतलब there will be 1% out of 100 people who doesn't have, that is not pointing towards you Snehesh, don't take it personally, but खिचड़ी तो more or less सब खा चुके हैं लाइफ में, ऐसा कोई होगा नहीं जिसने खिचड़ी कभी नहीं खाया है ना? तो না স্যার এমনি खिचड़ी খেয়েছি, মানে খাই না। you don't এমনি like it, খেয়েছি। that is different, I'm not saying about liking, I'm saying Yes, खाया है yes. कि नहीं? हाँ। So what tastes best with खिचड़ी? कोई बोलेगा पापड़, कोई ডিমের बोलेगा omelette। अचार, कोई बोलेगा भाजा, यानी फिटर्स, वो फिर से आ गया है ना? कोई बोलेगा ডিমের অমলেট। हाँ वही तो भाजा में ही आ गया, दैट इज हाँ। ऑल्सो फ्राइड ओनली। सो कोई Right. इसके साथ ऐसा भी बोल सकता है, कोई बोलता है दही यानी कर्ड, कोई बोलता है घी। सो खिचड़ी प्लस दीज 4-5 थिंग्स का कॉम्बिनेशन इज हेवन फॉर पीपल। तो खिचड़ी को क्या कॉम्प्लीमेंट करता है? ये चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं। Yes. आप लोग कभी क्या बोलते हैं शादी में गए हो? बहुत टाइम पे तो एक्चुअली ये पूछना नहीं चाहिए, सबको ही गए हैं, बट देन 2 साल में आई डोंट थिंक कोई गया होगा उस हिसाब से। না স্যার 2 গেছি। বছরে যাইনি তো। ফিল ফার্স্টে গেছিলাম। तो आप लोगों ने देखा है वहां पे शादी में बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं देखो देखो दुल्हा दुल्हन को देखो, एंड दे लुक लाइक दोनों की जोड़ी शिव पार्वती जैसे है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? राम सीता sir. की जोड़ी है, शिव पार्वती की जोड़ी है, दे से इट लाइक दैट, राइट? Yes. सो दैट इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है? कंक्लूजन तो मेन क्लोजिंग हो गया मेरा, ठीक है, कंक्लूजन यानी क्लोज हो गया, लेकिन कंक्लूजन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो क्लोज होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। समझ में आ रहा है?
हाँ सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो थैंक्स लिखेंगे हम लोग, तो थैंकिंग योर्स लिख सकते हैं। थैंकिंग योर्स के बाद क्या लिख सकते हैं? कोई लिखता है ऐसे योर्स योर फेथफुली, फेथफुली, कोई लिखता है योर्स सिंसियरली, कोई लिखता है योर्स ट्रूली। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। यस हाँ सर। तो ये जो फेथफुली, सिंसियरली, ट्रूली, ये सब जो चीजें हैं ना, यही बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। समझ में आया? ये देखो, यस सर, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के नीचे, जहां पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया, यहां पे मान लो मैंने लेटर के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया, इस जगह पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया, और यहां पे हम क्या करेंगे? अपना सिग्नेचर करेंगे। मान लो ये मेरा सिग्नेचर है, सिग्नेचर करके इधर हम डेट दे देंगे 2019-6/01, ऐसे मान लो मैंने दे दिया। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद वाला सिग्नेचर। इधर सिग्नेचर करना जरूरी है, और इधर साथ के साथ आप लोग डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो। मान लो मेरा डेजिग्नेशन इधर क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम इधर लिख देते हैं डेजिग्नेशन रीजनल मैनेजर, फॉर एग्जाम्पल रीजनल मैनेजर एबीसी लिमिटेड, ऐसे मैंने दे दिया। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद सिग्नेचर में ये टोटल चीज आ जाती है। समझ में आया? यस सर। ओके। डेट तो Yes, আমাকে sir. लास्ट से बाद के तो लिखते पड़ता है ना सर? नहीं, डेट तो ऊपर लिखोगे, सिग्नेचर के नीचे डेट देते हैं अच्छा। बोल के मैंने दिया। कोई ना चाहे तो नहीं भी दे सकता, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सिग्नेचर के नीचे डेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स यानी एनक्लोजर में हम लोग बोल देते हैं आई हैव अटैच्ड माय करिकुलम विटा, यानी सीवी या फिर रेज्यूमे, या फिर मैंने कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट साथ में दिया है, वो चीज के बारे में हम लोग बोलते हैं। मान लो मैंने इधर सब कुछ करने के बाद ये दे दिया है, इधर हम एक इनक्लोजर का जगह बनाते हैं, इधर हम लिख देते हैं मान लो मैंने जॉब इंटरव्यू दिया था, जॉब इंटरव्यू दे के मैंने एक क्या बोलते हैं एप्लीकेशन लेटर लिखा था, तो इनक्लोजर में हम लिखेंगे आई हैव अटैच्ड माई CV हियर विथ। कोई मान लो कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भेज रहा है तो वो लिखेगा आई हैव अटैच्ड अ कॉपी ऑफ, जो भी डॉक्यूमेंट का नाम है, डॉक्यूमेंट हियर विथ। समझ में आया इनक्लोजर में क्या होता है? अगर हम पर्टिकुलरली कुछ साथ में दे रहे हैं लेटर के, वो इनक्लोजर में आ जाता है। আচ্ছা যদি কিছু না নিয়ে সাথে কিছু লেখার কোনো দরকারই নেই। तो फिर लिखना नहीं है उसको, चीज को। इनक्लोजर तभी आता है अगर कुछ साथ में देते हैं। एनेक्स्चर्स। एनेक्स्चर्स क्या होते हैं? मान लो मेरे को मन है एनेक्स करने का डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट्स और भी देने लेटर के साथ, जैसे कि कोई बिजनेस लेटर देना है, कोई दूसरा टाइप का लेटर देना है जो इस लेटर से डिफरेंट हो, तो फिर मेरे को एनेक्स्चर बनाना पड़ेगा। बेसिकली लेआउट लेटर यह हो सकता है, और या फिर क्या बोलते हैं बिजनेस लेटर, ऐसा हो सकता है। अब बिजनेस लेटर भी दो टाइप के होते हैं, हम लोगों को पता ही है, फॉर्मल बिजनेस लेटर, इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। ठीक है, फॉर्मल बिजनेस लेटर में क्या होता है? फॉर्मल बिजनेस लेटर्स आर टिपिकल ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर्स
क्या बोलते हैं, मेंट फॉर लीगल और ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। ऑब्वियसली फॉर्मल है तो ऑफिशियल होगा, है कि नहीं, लीगल होगा। तो ये फॉर्मल, ये क्या बोलते हैं, बिजनेस लेटर होता है। इनफॉर्मल क्या होता है ऑन द अदर हैंड, देखो क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल बिजनेस लेटर इज यूज्ड फॉर कैजुअल कॉरेस्पॉन्डेंस बट डजंट नेसेसरली हैव अ कैजुअल टोन ऑफ लैंग्वेज। कैजुअल कॉरेस्पॉन्डेंस होता है इसमें, लेकिन कैजुअल टोन ऑफ लैंग्वेज नहीं होता है, वो काफी फॉर्मल ही होता है क्योंकि बिजनेस रिलेटेड है। These letters include memorandums, appraisals, interview, thanks, reference letters. मान लो आप मेरे कंपनी में काम करते हो, ठीक है, हम आपको एक इनफॉर्मल बिजनेस लेटर लिखते हैं और हाँ, आपने अच्छा सेल्स करवाया इस महीने मेरे कंपनी का, तो हम उसके लिए आपको थैंक यू बोलते हैं। तो फिर उस थैंक यू बोलने के लिए हम आपको इनफॉर्मल बिजनेस लेटर तो लिखेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखा देंगे, क्या बोलते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में लिख के इनफॉर्मली थैंक यू बोलेंगे। समझ में आया इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर के बीच का डिफरेंस? স্যার ইনফর্মাল মানে হচ্ছে মানে কোনো লিগ্যাল মানে উইথ ইললিগাল ডকুমেন্ট কোনো উইদাউট লিগ্যাল ডকুমেন্টস, তাই তো? एक लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं, लीगल मतलब बेसिकली आप किसी दूसरे बिजनेस में अपने ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रहे हो, तो फिर वो बिजनेस लेटर हुआ और फॉर्मल हुआ। लेकिन आप अपने बिजनेस में रह के अपने অন্য अंडर काम স্টাফকে करने যদি वाले আমি हो, हाँ, तो वो इनफॉर्मल नेचर का हो सकता है। मान लो आप किसी स्टाफ को निकाल रहे हो कंपनी से या फिर प्रमोशन दे रहे हो, हाँ, तो फिर वो क्या बोलते हैं, प्रमोशन या फिर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, तो फिर उसके लिए मेरे को फॉर्मल बिजनेस लेटर देना पड़ेगा। लेकिन थैंक यू बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं, ये सब ওটা चीजों के लिए ইনফর্মাল রিলেটেড। इनफॉर्मल के अंडर में भी आ सकता है। আমরা कंप्लेंट बोल रहे প্রমোশন हैं, ডিমোশন কমপ্লেন, बेसिकली এগুলো वही সব सब बोला था, ফর্মাল। इनफॉर्मल के अंडर आता है। लेआउट ऑफ लेटर्स, लेआउट कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ब्लॉक्ड एंड सेमी ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड फॉर्मेट में क्या होता है, इन द ब्लॉक्ड फॉर्मेट ऑफ लेटर लेआउट द डेट ऑफ द लेटर, all references, subject, salutation, the paragraphs in the body of the letter, conclusion and signature, all comments at the left margin is shown in the specimen below। देखो सब कुछ लेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, जब कुछ अगर सब कुछ ब्लॉक्ड होगा तब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो करके चलेगा। दिख रहा है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है, कुछ भी राइट हैंड या फिर Yes, sir. मिडिल में नहीं है, तो इसका मतलब इसका लेआउट ब्लॉक्ड है। और सेमी ब्लॉक्ड मतलब देखते हैं इधर, इधर क्या होगा, in this style is often termed as modified block style letter. In the semi-block format of the layout of a letter, the date of the letter, conclusion and signature are aligned to the right. The subject, reference number are centrally aligned. Paragraph, main body, ये सब कुछ central भी हो सकता है या फिर left hand side में भी हो सकता है। Basically हम लोग जैसे टाइप का लेटर लिखते हैं, हम लोग सेमी ब्लॉक टाइप ऑफ लेटर्स लिखते हैं। देखो एड्रेस, नाम, ये सब लेफ्ट में आ गया, डेट राइट में चला गया, रेफरेंस नंबर या रेफरेंस आईडी एंड सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो मिडिल में या सेंट्रली आ गया, फिर से लेफ्ट में आ गया डियर सर। फिर ये जो पैराग्राफ्स है, मेन बॉडी जो है, दिख रहा है ना सबको, मेन बॉडी आ गया कहाँ पे, सेंट्रली अलाइंड, एंड राइट में आ गया हम लोगों का सैल्यूटेशन एंड सिग्नेचर। तो इसको बोलते हैं सेमी ब्लॉक्ड, क्योंकि सब कुछ लेफ्ट में नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Okay. Characteristics of a good business letter. Number 1, completeness. एक बिजनेस लेटर कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर वो टोटली कंप्लीट नहीं होगा, उसमें सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, ठीक से बोला नहीं होगा, समझाया नहीं होगा किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो फिर वो एक गुड बिजनेस लेटर हो ही नहीं सकता। इसीलिए गुड बिजनेस लेटर हैज टू बी कंप्लीट इन ऑर्डर टू बी गुड। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी कितना क्लियरली लेटर
अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। हम अगर कोई लेटर लिखेंगे बिजनेस में अपने, मेरा तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना लिखने का, है कि नहीं? हाँ तो अगर मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है लेटर को लिखने का और वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ कि नहीं, कब फुलफिल होने का चांस है? अगर हम क्लियरली बोले किस बात को, मुझे क्लियरली बोलना पड़ेगा। एक लेटर जो क्लैरिटी के साथ बात करता है जिसको भेजा जा रहा है उसके साथ, तो उस लेटर को गुड बिजनेस लेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। एकदम सिंपल लैंग्वेज, सिंपल टर्म्स, सिंपल एब्रीविएशंस, सिंपल फिगर्स, एकदम सब कुछ सिंपल रख के क्लैरिटी के साथ जो चीज होती है वो एक गुड बिजनेस लेटर होता है। जरूरी नहीं है मुझे भारी भरकम शब्द, दुनिया भर का इंफॉर्मेशन रख दे के उसको एकदम कॉम्प्लेक्स बना देने से ही मेरा हाई फाई हो जाएगा लेटर। अगर जितना हम लेटर को सिंपल रखेंगे उतना ही वो कंप्लीट भी होगा, उतना ही वो क्लियर भी होगा और उतना ही वो सिंपल होगा। और जितना वो सिंपल होगा वो एक गुड बिजनेस लेटर हो जाएगा। इसी कंप्लीटनेस, क्लैरिटी के साथ सिंप्लिसिटी भी एक गुड बिजनेस लेटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट आता है देखो एक्यूरेसी। लेटर जब लिखते हैं उसमें मेरा टोन समझ में नहीं आता है, हम गुस्सा कर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, दुख हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता है ना। इसीलिए मुझे उस टाइप से लेटर को लिखना है कि हम उधर सारा इंफॉर्मेशन या मेरे को जो प्रॉब्लम है या मेरे को जो बताना है वो सब कुछ तो डाले एक्यूरेटली, लेकिन साथ ही साथ हम इस चीज को भी मेंटेन करें कि हम रूड ना बने। अगर मेरे अंदर गुस्सा होगा तो वो मेरे राइटिंग में समवॉट समझ में आएगा। इसीलिए मेरे को उस तरीके से लिखना होगा, उतने एक्यूरेट तरीके से लिखना होगा जिससे मेरा काम परफेक्टली या फिर एक्यूरेटली हो जाए। समझ में आ रहा है सबको? মানে স্যার সিচুয়েশনটা বোঝাতে হবে তাই তো? एग्जैक्टली एकदम करेक्ट सिचुएशन को करेक्ट तरीके से एक्यूरेटली समझना पड़ेगा। इसलिए एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है एक गुड बिजनेस लेटर में। नेक्स्ट है ब्रेविटी। ब्रेविटी कम्स फ्रॉम द वर्ड ब्रीफ, यानी छोटा। जितने छोटे ढंग से, जितने सिंपली, जितने एक्यूरेसी के साथ हम लोग ब्रेविटी मेंटेन करते हुए लिखेंगे। अच्छा आप लोग मेरे को बोलो, आप लोगों को अगर एक चैप्टर 18 पेज का हो और आपको हम बोले कि आज आप लोग पढ़ो कल टेस्ट लेंगे, आप लोगों को मन होगा पढ़ने का 18 पेजेस? না স্যার नो सर। नहीं होगा ना। মোটামুটি 5-6 পেজ হলে তাহলে एग्जैक्टली तो आपको भी वो लग रहा है ना 18 पेजेस इज टू मच। अगर वो 6 पेज होता तो शायद हम कर भी लेते। तो ब्रेविटी मेंटेन करना जरूरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि लेटर में हम दुनिया भर का इंफॉर्मेशन डाल दें। मेरे को इंफॉर्मेशन डालना है, उसको एक्यूरेट बनाना है, उसको सिंपल भी रखना है, उसको क्लियरली भी समझाना है, उसको कंप्लीट भी रखना है, लेकिन साथ ही साथ उसको छोटा भी रखना है, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। इसलिए ब्रेविटी इज येट अनदर कैरेक्टरिस्टिक of a good business letter. सिंसियरिटी। सिंसियरिटी यानी कितना जल्दी लिख रहे हो आप लेटर। कोई इवेंट आज अगर मान लो हुआ, हम उसके 10 साल बाद लेटर लिखेंगे, तो सिंसियर हुआ क्या? लेटर ने मेरे को सारा इंफॉर्मेशन दिया क्या उस चीज के बारे में? না स्যাर आज अगर हम 1947 की बात करें इंडिया की, और हम उसके करेंसी के रेट के हिसाब से बात करें, आज का 1 रुपया 1947 का 1 रुपया सेम था? না স্যার नहीं ना। तब 1947 में 1 रुपया was आज के दिन का 100 रुपया 100 के টাকার बराबर মতো। है कि नहीं? आज वो 100 रुपए 1 रुपये के बराबर हो गया। सो सिंसियरिटी भी होना बहुत जरूरी है एक गुड बिजनेस लेटर में। नेक्स्ट है कर्टेसी। कर्टेसी यानी दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट दिखाना, टू बी कर्टियस, किसी का अपमान नहीं करना, किसी को पिंच नहीं करना, किसी को टॉन्ट नहीं मारना। इसीलिए अपना शिक्षा सलीका वो कर्टेसी दिखाती है। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ये सब क्यों यूज करते हैं हम लोग? कर्टेसी दिखाने के लिए। तो अ गुड बिजनेस लेटर मस्ट बी कर्टियस, टू बी
गुड एंड स्टाइल। ऐसा नहीं है ना कि हम स्क्रिबल कर दिए लेटर पे, कहीं पे ब्लू से लिख दिया, कहीं पे रेड से लिख दिया, कभी से व्हाइट से लिख दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, फैंसी बना दिया फॉर्मल लेटर को। इसलिए स्टाइल ऑफ राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से, किस स्टाइल में हम लेटर को लिख रहे हैं। अगर हम स्टाइल को ही दिमाग में ठीक से नहीं रखेंगे तो फिर मेरा क्या बोलते बिजनेस लेटर कैसे गुड होगा। इसलिए स्टाइल इज येट वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड पॉइंट इन हैविंग अ करेक्ट बिजनेस लेटर या गुड बिजनेस लेटर। ये पॉइंट्स जो है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आप लोग इसको गो थ्रू करोगे घर में। अच्छा, इधर चले आओ आप लोग एक बार। Business messages. Business messages include messages from the chairman of the company to the shareholder, employees, or related to the sales and purchase products and services, confirmation and cancellation of orders, invoices, company announcements and notification, employee related news such as promotion, award, increment, bonus, appraisal, resignation and termination. These messages are very crucial in the business, be it in the form of advertisement in the print or an electronic mode in the form of any internal or external communication. बिजनेस मैसेजेस क्या हैं? बेसिकली जो मैसेजेस कोई भी बिजनेस में एक इंसान दूसरे को भेज रहा है। अगर आज मान लो हम बॉस हैं, मान लो हम चेयरमैन हैं, आप लोग सब कोई मेरे अंडर काम करते हो, कोई ये मैनेजर है, कोई वो है, कोई ये है, कोई वो है, सब कोई आप लोग, मेरा आपको लेटर भेजना, आपका मेरे को मैसेज भेजना, ये सारे ही वन टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन होता है और इन्हीं को बिजनेस मैसेजेस भी बोले जाते हैं। एंड बिजनेस मैसेजेस में क्या क्या डिस्कस होता है? अप्रेजल होता है, यानी कितना परसेंट आपका इंक्रीमेंट हुआ, कितना अच्छा काम आप करते हो, कितना आपका पैसा मिलना चाहिए, प्रमोशन हो रहा है कि नहीं, डिमोशन हो रहा है कि नहीं, आप खुद काम छोड़ के जा रहे हो तो आपका रेजिग्नेशन लेटर, अगर हम आपको निकाल रहे हैं तो टर्मिनेशन लेटर, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी इन योर बिजनेस मैसेजेस। समझ में आ रहा है व्हाट इज बिजनेस मैसेज? Yes, sir. Yes. ये देखो, the you attitude in the writing, I স্যার और we attitude, কাউকে কোম্পানি থেকে স্যাক করে দিলে সেটাও কি মানে বিজনেস মেসেজের মধ্যে? exactly, that is कंपनी के अंदर जो जो हो रहा है वो सब कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बिटवीन बिजनेसेस, फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, विद इन द बिजनेस, ये सारे ही मैसेजेस बिजनेस मैसेजेस ही होते हैं। सो यू एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, यूजुअली आई और वी एटीट्यूड होना चाहिए। यू एटीट्यूड में देखो, वी आर श्योर दैट आवर न्यू डिस्काउंट पॉलिसी विल अट्रैक्ट यू एंड यू विल श्योरली अप्रिशिएट न्यू डिस्काउंट पॉलिसी। कौन सा सुनने में बेटर लगता है? बोलो। We are sure that our new discount policy attract. We attitude. We attitude तो है, आपको अच्छा लगेगा, आप ठीक से सोच के बोलो। आप मान लो हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, मेरा बिजनेस है, आप कस्टमर हो, आपको कौन सा बेटर लगेगा? If I am concerned about you or if I am concerned about myself, which one will you like? আমার ব্যাপারে বললো। Exactly, the one which concerns you. Concerned about me. Exactly, customer का preference. इसलिए you will surely appreciate new discount policy. अब देखो इधर है, I am happy to hear that you have selected our company. You attitude में क्या होता है? Thank you for giving us the opportunity to serve you. कल को अगर हम बोले कि थैंक यू स्नेहेश, संपद, रौनक, नमिता, नेहा, प्रताप, जो क्लास में है सब कोई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम हैप्पी टू हैव यू एज स्टूडेंट्स, ऐसे बोले तो अच्छा लगेगा? या फिर अगर हम ऐसे बोले कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टीच यू,
ये अच्छा लगेगा सुनने में। थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू टीच। एग्जैक्टली तो Second यू one. एटीट्यूड, कस्टमर फोकस्ड एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। समझ में आया यू एटीट्यूड का क्या मीनिंग है? अच्छा, अब देखो कैसे कैसे मैसेजेस होते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव मैसेज। पॉजिटिव मैसेज इंक्लूड्स the message where the audience is expected to react in neutral or positive manner. Positive messages tend to consist of good news. यानी पॉजिटिव मैसेजेस क्या होते हैं जिसमें या तो ऑडियंस न्यूट्रल होगा यानी कुछ भी नहीं बोलेगा, या फिर बोलेगा तो पॉजिटिव चीजें ही बोलेंगे ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल मान लो वी हैव एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स फॉर यू 15% ऑफ, तो ये पॉजिटिव मैसेज हुआ कि नेगेटिव? मान लो मैंने एक मैसेज भेजा टू आवर डेली कस्टमर की आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू एंड द गुड न्यूज इज वी हैव एक्सक्लूसिव ऑफर्स फॉर यू, यू विल गेट अ फ्लैट 15% डिस्काउंट ऑन योर परचेज। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर हम बोले कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, थैंक यू फॉर हेल्पिंग, थैंक यू फॉर चूजिंग अस, होप टू सर्व यू बेटर इन फ्यूचर, ऐसे हम बोले और साथ ही साथ हम ये भी बोले कि कंग्रेचुलेशंस वी आर ओपनिंग अ न्यू आउटलेट इन योर एरिया। फॉर एग्जांपल कस्टमर रहती है बागुईहटी एरिया में, तो हम बोलते हैं बागुईहटी एरिया शॉर्टली। इज दिस अ गुड न्यूज और बैड न्यूज? बैड न्यूज। बैड न्यूज, हम नया नया आउटलेट खोल रहे हैं, नया फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं, ये बैड न्यूज So हुआ? it's obviously good news. ऑब्वियसली गुड हुआ ना। हाँ। तो अगर कोई अच्छी न्यूज हो, गुड न्यूज हो, तो उसको हम लोग पॉजिटिव मैसेज बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड देखो नेगेटिव मैसेजेस कौन से होते हैं? मान लो ड्यू टू द राइज इन इन्फ्लेशन we are not being able to cope up with the मतलब क्या बोलते हैं situation of the market, as a result of which our prices on a general scale are being क्या बोले हैं उसको appreciated, यानी गिविंग राइज। कितना राइज हो रहा है? फॉर बाय 15%। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कस्टमर पे? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड। अगर आपका कोई फेवरेट दुकान है, वहां से आप सब खरीदते हो और आपको कल पता चले, मैसेज है आपके पास कि क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है या फिर कोरोना केसेस इतने बढ़ जा रहे हैं, दुकान के प्राइसेस 15% बढ़ा दिए गए हैं, तो ये नेगेटिव ही हुआ ना। तो ये नेगेटिव मैसेज हुआ। अगर कोई दुकान की पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी चल नहीं रही है, फॉर एग्जांपल मेरा बागुईहटी वाला ब्रांच जो मैंने ओपन किया था वो चल नहीं रहा है, ये लॉकडाउन की वजह से वो चल नहीं पाया और मुझे रेंट नहीं दे पाया, तो मुझे वो बंद करना पड़ा, सो ये मैसेज भी हम भेजे, तो दिस इज ऑल्सो अ बैड न्यूज। नेगेटिव। नेगेटिव। तो पॉजिटिव मैसेज और नेगेटिव मैसेज में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है परसुएसिव मैसेज। The third overlapping category is persuasive. In this type of message, the audience is expected you to need encouragement in order to act as a sender's desire. In some cases, the receiver is more likely to be a positive audience. For example, when you're asking for a recommendation letter or you are inviting someone to attend an after hours work function. मतलब परसुएसिव मैसेज यानी जो परसुएट करे इंसान को। मान लो हम आफ्टर ऑफिस कोई पार्टी देते हैं, हाँ, कि मेरा इस महीने का सेल्स बहुत अच्छा हुआ, तो आई एम ऑफरिंग माय लॉयल कस्टमर्स टू कम एंड अटेंड द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ आवर मंथली सेल्स। तो उसमें से मैंने 5 कस्टमर्स को शॉर्टलिस्ट किया और 5 जन को भेज दिया, तो ये परसुएसिव मैसेज हुआ क्योंकि इसमें ज्यादा करके लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिवली एक्ट करेंगे। तो ये सिचुएशन वाइज মানে কাউকে প্ররোচিত করা।
हाँ, बेसिकली किस ये पॉजिटिव भी नेचर में हो सकता है परसुएसिव मैसेज, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम बोलेंगे कि आप लोग 5 लकी कस्टमर्स हो जिसको हम लोग आज 15% डिस्काउंट देंगे, ये परसुएसिव मैसेज हुआ। तो फिर वो 5 लोगों के लिए মানে ये এটা मैसेज 5 জনের জন্য পজিটিভ আর বাকি জনের জন্য নেগেটিভ। बाकी जो लोगों के लिए नेगेटिव नहीं होने से भी न्यूट्रल होगा। बाकियों के लिए नेगेटिव क्यों होगा? बाकी लोगों को वो लोग को नहीं मिला, उनको उसी प्राइस में मिल रहा है, हायर प्राइस में तो नहीं मिल रहा है, আচ্ছা হ্যাঁ, तो वो न्यूट्रल फॉर देम है। নিউট্রাল। लेकिन जो 5 लोग जीते जिनको 15% डिस्काउंट मिलेगा এটা उनके পজিটিভ। लिए पॉजिटिव हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने मेरे पास शॉपिंग किया था, तो मैंने ऐसे बोला कि आपके वॉलेट में हम पर शॉपिंग के लिए पर 100 रुपीज आप खर्चा जो करते हो उसके लिए हम 10 रुपीज करके कैशबैक देते हैं, और आपका ऐसा जमा करके 1000 रुपीज जमा हुआ। एंड देन मैंने आपको अचानक से मैसेज सेंड किया कि आपको अपना जितना भी क्रेडिट्स है उतना आपको यूज करना पड़ेगा संडे के अंदर, लेकिन आपके पास अभी हाथ में पैसा नहीं है फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर संडे तक आप यूज नहीं करोगे तो आपका जो क्रेडिट्स है, मान लो आपने 1000 रुपए जमा किया उधर क्रेडिट्स में, वो एक्सपायर हो जाएगा। तो फिर ये आपका नेगेटिव मैसेज है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ परसुएसिव मैसेज, क्योंकि ये सबके साथ नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर किसी के साथ हो रहा है या किसी लोगों के साथ हो रहा है। समझ में आया परसुएसिव मैसेज क्या होता है? मतलब इट इज इन बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैसेज एज पर द केस। মানে স্যার কেসের উপর ডিপেন্ডেবল করে एग्जैक्टली सिचुएशन पे डिपेंड करता है वो। সিচুয়েশন। तो हम लोग आज इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग बिजनेस रिपोर्ट से चालू करेंगे। चलो रिकॉर्डिंग हम स्टॉप करते हैं।